पोटेंशियल होगा। मान लीजिए बॉक्स नहीं आगे आ गया की बॉडी बिल्डर, बस यहाँ पे मार्केट तब भी कम हो रही है तो रेजिस्टेंस डायरेक्ट, और यहाँ पर एंट्रे मेरे हम जाते हैं जिगजैग। तो जो इलेक्ट्रॉन को हम किस में मापते हैं, वो हम इलेक्ट्रॉनिक करंट, और जो पॉजिटिव से नेगेटिव में से इलेक्ट्रिक करंट हो सकता है कि अगर कोई चार्ज मोशन में है इसको उठा के यहाँ पर रख रहा है जाके नाम से। हेलो ग्रेविटी गैंग, क्या हाल चाल, आप सबका स्वागत है ब्रेन गेन बाय अनअकैडमी पे 15 मिनट क्विक रिवीजन सीरीज का एक और नया चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी आपके लिए लेकर आए हैं। इस सीरीज में हम क्विकली रिवाइज करेंगे इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, तो फिजिक्स का खत्म करेंगे डर आपके टीटी सर। तो चलते हैं आज के टॉपिक्स की ओर। तो सबसे पहले आपको पता है जब भी करंट चलाना हो हम इसको देते हैं किसके बीच में, वो हमारे पास प्लग के बीच में, और ये बल्ब करता है ग्लो। क्यों? क्योंकि आपको पता है यहां से कौन मूव करते थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब फ्री इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते थे जो न्यूक्लियस के इफेक्ट से बाहर होते थे, जो फ्री थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, और यही इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या बनाते थे, करंट। साथ ही साथ आपको यहां पर एक चीज याद रखने की जरूरत है जिसको बोलते हैं हम चार्ज। चार्ज क्या होता है? जो चीज किसी के ऊपर आ जाती है जिसके कारण वो किसी दूसरे के ऊपर लगा सकती है फोर्स। जैसे मान लीजिए आपने अपने हेयर्स के साथ कॉम्ब को रब किया है, कॉम्ब कागज को अपनी तरफ खींचता है क्योंकि कॉम्ब के ऊपर एक चीज आ गई है जिसको बोलते हैं हम चार्ज। तो चलते हैं, तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, एक तरह का चार्ज है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या बना सकते हैं, करंट। दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव ड्यू टू प्रोटॉन और नेगेटिव ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। आगे चलते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा पार्ट है फिजिक्स का जिसमें हम डील करेंगे चार्जेस इन मोशन, कि अगर कोई चार्ज मोशन में है उसको हम किस में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी में। अगला जो हमारे पास यहाँ पर टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट। दो वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्ज, और करंट का मतलब है फ्लो यानी कि मोशन। तो जब चार्ज मोशन में होगा या इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे इसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक करंट, जो कि आप यहां से समझ सकते हो। यहां पर आपको दिख रहा है कंडक्टर। कंडक्टर बेसिकली वो वायर है नॉर्मली जो आप अपने घरों में यूज करते हो। तीन तरह के मटेरियल होते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। यहां पर जो कंडक्टर है वो चीजें होती हैं जिनके बीच में से इलेक्ट्रिक करंट हो सकता है पास, जहां इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, और इनके पास क्या होते हैं, सबसे ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन। इंसुलेटर के पास नहीं होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, इसीलिए ये कंडक्ट नहीं करता। और जो हमारे पास सेमीकंडक्टर है ये कंडक्टर से कम कंडक्ट करता है और इंसुलेटर से थोड़ा सा ज्यादा करता है, और इसके पास थोड़े से ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं कंपैरेटिव टू हमारे पास इंसुलेटर। तो बेसिकली कंडक्टर के एक पार्ट से कितनी जल्दी दूसरे पार्ट हमारे पास इलेक्ट्रॉन फ्लो होके चला जाए वही हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। कि कितनी क्विकली चार्ज ए से बी जा पा रहा है वो होता है इलेक्ट्रिक करंट। इसीलिए यहां पर इन्होंने वर्ड यूज किया है रेट। रेट का मतलब होता है कम से कम समय में, यानी कि इनवर्टली रेटेड टू टाइम। तो कम से कम समय में कितना इलेक्ट्रिक चार्ज कर जाएगा फ्लो, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट को डिनोट करते हैं हम आई के साथ, बराबर आ गया Q अपॉन T, जहां पर Q है चार्ज और टाइम है टाइम पीरियड। तो कम से कम समय में कितना चार्ज कर गया फ्लो, वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट। आगे चलते हैं, हमारे पास नाम है जहां पर चार्ल्स ऑक्सिन दे कूलम। इन्होंने किसको खोजा इन्होंने किसको, चार्ज को, इसीलिए चार्ज की यूनिट होती है कूलम। और यहां पर एंड्रे मेरे एम्पेयर, ये हमारे पास किसको खोजा इन्होंने, करंट को, इसीलिए करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पेयर। तो चार्ज की यूनिट आ गई कूलम और करंट की यूनिट आ गई एम्पेयर। तो यहां पर एक चीज याद रखिएगा, ये कंडक्टर है और ये बोल्स नहीं, ये है फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट जाने की बजाय कैसे जाते हैं, जिगजैग। तो जो इलेक्ट्रॉन का पाथ है या इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है वो कैसे होती है, जिगजैग, क्योंकि उनके रास्ते में कोलिजन यानी कि कोलाइड्स होते हैं दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ। तो वो स्ट्रेट जाने की बजाय कैसे जाते हैं, टकराते हुए। तो जिगजैग पाथ क्या करते हैं, वो फॉलो करते हैं। आगे आ गए यूनिट्स। करंट की यूनिट क्या आ गई हमारे पास, करंट की यूनिट क्या आ गई हमारे पास, करंट की यूनिट आ गई एम्पेयर, और चार्ज की यूनिट हमारे पास क्या आ गई, कूलम। तो 1 एम्पेयर और 1 कूलम को डिफाइन करने का क्वेश्चन आता है तो उसको समझते हैं। उसके लिए फॉर्मूला यूज होगा I = Q अपॉन T। Q यहां पर चार्ज है और टाइम यहां पर है सेकंड। तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया, जब भी करंट को हमने डिफाइन करना हो तो उसकी यूनिट को 1 एम्पेयर होगी उसकी यूनिट, तो बाकियों की भी यूनिट लिख दो। तो चार्ज की यूनिट आ जाएगी 1 कूलम और टाइम की यूनिट आ जाएगी 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में जब 1 कूलम चार्ज कंडक्टर के एक साइड से दूसरी साइड पहुंच जाए तब जो करंट चलेगा वो किसके बराबर होगा, 1 एम्पेयर के। सिंपल सी बात है यहां पर कि मान लीजिए ये मेरे पास कंडक्टर
है ए पार्ट से बी पार्ट, अगर कितना चार्ज गया है 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में, तो जो हमारे पास करंट होगा वो होगा 1 एम्पेयर। ऐसे ही आप किसकी डेफिनेशन बना सकते हो 1 कूलम की, इसी फॉर्मूले को रीअरेंज करके। तो Q बराबर आ गया I इंटू टी के, तो I आ गया करंट यानी एम्पेयर और टाइम आ गया 1 सेकंड। तो जब हमारे पास 1 एम्पेयर का करंट चले 1 सेकंड के लिए, उसके दौरान ए से बी जो चार्ज गया है वो किसके बराबर होगा 1 कूलम के। तो ये हमारे पास थी इसकी डेफिनेशन। आगे यूनिट्स निकाल लेते हैं भाई। जो चार्ज है उसकी यूनिट क्या होती है कूलम, और हमारे पास इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो चार्ज है वो बराबर होता है I इंटू टी के, तो इसकी यूनिट हमारे पास क्या भी बन सकती है एम्पेयर सेकंड। सिमिलरली करंट का फॉर्मूला होता है Q अपॉन टी, तो Q हमारे पास होता है चार्ज जिसको मापते हैं हम कूलम में, टाइम मापते हैं हम सेकंड्स में, तो करंट का हमारे पास यूनिट क्या बन गई कूलम पर सेकंड। मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, आगे हमारे पास आ गया ये आदमी भाग रहा है एक रास्ते के ऊपर, पानी चल रहा है किसके पाइप के बीच में से, और ट्रेन चल रही है रेलवे ट्रैक्स के ऊपर। तो ये बेसिकली उसके लिए किसकी तरह है एक रास्ते की तरह। तो यार रास्ता ना बोल के हम ये भी बोल सकते हैं ये उसके लिए किसकी तरह है एक सर्किट की तरह। सर्किट बेसिकली क्या होता है एक रास्ता जिसके ऊपर कोई चीज क्या कर सकती है फ्लो, और अगर यही रास्ता इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्ज यानी कि इलेक्ट्रिक के लिए हो तो नाम क्या पड़ गया इसका इलेक्ट्रिक सर्किट। तो बेसिकली जो हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट है वो हमारे पास क्या होता है 2 वर्ड से मिलकर बना है। इलेक्ट्रिक का मतलब होता है चार्ज और सर्किट के लिए मतलब होता है रास्ता। तो चार्ज के मूव होने के लिए या चार्ज के चलने के लिए जो रास्ता होता है क्या कहलाता है वो इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे यहाँ पर मैंने कनेक्ट पहले नहीं किया था तो बल्ब ग्लो नहीं हुआ था, मैंने एक वायर को कर दिया अटैच, तो अब बल्ब ग्लो होना शुरू हो गया क्योंकि चार्ज को मूव होने के लिए क्या मिल गया एक रास्ता। आगे चलते हैं, हमारे पास यहाँ पर 2 आदमी है, एक मेरी तरह है बॉडी बिल्डर टकट्टा और दूसरा हमारे पास थोड़ा लूज बॉडी है। तो यहाँ पर याद रखिएगा इसके पास एबिलिटी जो होगी वर्क करने की या काम करने की वो होगी ज्यादा, लेकिन उसके पास इतनी एबिलिटी नहीं होगी। तो किसका पोटेंशियल ज्यादा है ए वाले का पोटेंशियल ये ए है, और मान लीजिए ये हमारे पास बी है, तो ए वाले का पोटेंशियल क्या होगा ज्यादा और बी वाले का पोटेंशियल क्या होगा कम। तो पोटेंशियल कैसे देखा जाता है उसके काम करने की एबिलिटी के ऊपर। तो किसी की काम करने की एबिलिटी ज्यादा है तो उसका पोटेंशियल ज्यादा, और जिसकी कम तो उसका काम करने का पोटेंशियल कम। सॉरी, तो यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगेन 2 वर्ड से मिलकर बना है। इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है हमारे पास चार्ज, और पोटेंशियल का मतलब होता है वर्क। तो वर्क जो हमें करना पड़े किसको मूव करवाने के लिए, चार्ज को मूव करवाने के लिए, वो कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हो एक आदमी लोड कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है इन हमारे पास बॉक्सेस को उठा के यहाँ पर रख रहा है, तो वो बेसिकली काम कर रहा है, तो ये उसका क्या है पोटेंशियल है। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हो एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर ये आदमी है, ये ए पॉइंट से जाना जाता है कहाँ पर बी पॉइंट के ऊपर, ये जाना चाहता है ए पॉइंट से बी पॉइंट के ऊपर, और यहां पर हमारे पास इस बॉक्स को यहां से यहां लेके जाना चाहता है। तो नॉर्मल सी बात है इसको ये करने के लिए उसके ऊपर काम जाने की क्या करना पड़ेगा वर्क करना पड़ेगा। तो बेसिकली यहां पर हमारे पास इस बॉक्स को उठाएगा, ए से कहां लेके जाएगा बी, तो वो इसका पोटेंशियल होगा। मान लीजिए बॉक्स नहीं है, ये बन गया है एक चार्ज, और ये कंडक्टर का ए पार्ट और ये कंडक्टर का पार्ट बन गया है बी, और ये आदमी नहीं बल्कि है एक सेल। तो बेसिकली सेल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे डिफाइन होगा कि जब वो काम करेगा किसको मूव करवाने के लिए, चार्ज को ए पार्ट से बी पार्ट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है जो सेल या किसी भी हमारे पास जो सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का उसको काम करवाना पड़ता है चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए, वो होता है उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डेफिनेशन ऊपर लिखी हुई है हमारे पास कि ये डिफाइन होता है कैसे, जो हमें वर्क डन करना पड़ेगा क्या करने के लिए मूव करवाने के लिए किसको, चार्ज को कहां से कहां, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट कंडक्टर के बीच में, वो कहलाता है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आगे चलते हैं, इसका फॉर्मूला पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं V के साथ, फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन में चार्ज। तो बेसिकली इसकी यूनिट आती है, तो वर्क हमारे पास मापा जाता है जूल्स में, चार्ज मापा जाता है कूलम में, तो यूनिट्स बन गई जूल पर कूलम, और वोल्टेज मापी जाती है वोल्ट में। तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन भी आती है, वो भी यहीं से बन जाएगी 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल ओवर 1 कूलम। मैंने आपको पहले बताया जब भी किसी की यूनिट डिफाइन करनी हो तो बाकियों की भी क्या लिख लो यूनिट। तो 1 वोल्ट तब की वोल्टेज होगी जब 1 कूलम चार्ज को हम मूव करवाएंगे उसके ऊपर कितना वर्क करके, 1 जूल का वर्क करके, तब जो पोटेंशियल होगा वो बराबर होगा 1 वोल्ट के। आप आगे हम समझते हैं
आगे आ गया हमारे पास एक चीज जिसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये क्या होता है, पार्क में आपने एक चीज देखी होगी कि यहाँ पर आप बैठो तो खुद ब खुद नीचे आ जाते हो, यहां से यहाँ ऊपर नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि इधर का पोटेंशियल है ज्यादा, इधर का पोटेंशियल है कम, तो पोटेंशियल में डिफरेंस होने के कारण खुद ब खुद चीज करती है मूव। ऐसा ही कुछ होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक अप्लायंस में। कंडक्टर के एक तरफ का जो पोटेंशियल हो हाई, दूसरी तरफ का पोटेंशियल हो लो, तो जो हमारे पास करंट है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल मूव करता है। तो जब कंडक्टर के दो पॉइंट्स पे पोटेंशियल का डिफरेंस हो, इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, जहां पीडी पोटेंशियल का डिफरेंस। कंडक्टर के ए पार्ट पे पोटेंशियल ज्यादा है तो मान लीजिए बी पे कम है, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल का क्या है, डिफरेंस है। तो यही चीज हमारे पास बैटरी में भी दर्शाई जाती है कि बैटरी का जो एक तरफ है वो पोटेंशियल ज्यादा होता है और दूसरी तरफ का पोटेंशियल कम होता है। जो आप यहां पर भी देख सकते हो कि एक पॉजिटिव होता है और एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब ज्यादा हाई पोटेंशियल और नेगेटिव मतलब लो पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का है डिफरेंस। याद रखिएगा जो हमारे पास चार्ज है वो हाई पोटेंशियल से किधर मूव करता है, लो पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन मूव करता है नेगेटिव से पॉजिटिव, करंट मूव करता है हमारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव। इस करंट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट। जो करंट इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में होता है, सिंपली बोले नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल होता है, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक करंट। और जो पॉजिटिव से नेगेटिव या इससे उल्टा होता है, इसको बोलते हैं हम कन्वेंशनल करंट। याद रखिएगा करंट इज ऑलवेज मूव ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन फ्लो। यहां पर आप देख सकते हो पॉजिटिव और नेगेटिव है, नॉर्मल सी बात है, ये हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल को बता रहा है। आगे चलते हैं सर्किट डायग्राम्स के ऊपर। यहां पर सर्किट डायग्राम एक इलेक्ट्रिक डिवाइस का होगा, एक वायर का होगा, एक मीटर और एक रेजिस्टेंस का। इसको समझते हैं। सबसे पहले आ गया इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल में क्या होता है, एक तरफ पोटेंशियल हाई, एक तरफ पोटेंशियल लो। तो बड़े का मतलब पोटेंशियल हाई, छोटे का मतलब पोटेंशियल लो। अगर बड़े ज्यादा सेल को आपस में कनेक्ट कर दें तो जो रिजल्टिंग चीज बनती है उसको बोलते हैं बैटरी। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव। आगे आ गया की हमारे पास एक स्विच होता है, ये उसकी ओपन स्टेट है जब करंट फ्लो नहीं होता। यहां पर डॉट लगा दे तो ये दर्शाता है उसकी क्लोज स्टेट जब करंट फ्लो करता है। आगे आ गया वायर जॉइंट, मतलब जब हम वायर को कंबाइन करते हैं तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे कि यहां पर वायर जॉइंट है। और यही वायर अगर जॉइंट नहीं है, जस्ट एक दूसरे से पास हो रही है, मान लीजिए एक वायर इधर है एक वायर इधर है, ये हमारे पास जस्ट टच करके एक दूसरे को जा रही है, हमारे पास जॉइंट नहीं की हुई, तो उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल हमारे पास कैसा होता है, कुछ ऐसा। रेजिस्टेंस का सिंबल कैसे होता है, रुकावट है ये एक तरह की, तो इसका सिंबल होता है कुछ ऐसे। यही रेजिस्टेंस अगर चेंज हो रही है तो इसको हम ऐसे, जहां हम डिनोट कर देते हैं कुछ ऐसे। इसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस, मतलब कि रेजिस्टेंस में आ रहा है चेंज। आगे चलते हैं, आगे आ गया एमीटर जिसमें हम मेजर करते हैं करंट को, और वोल्ट मीटर जिसमें हम मेजर करते हैं वोल्टेज को। तो याद रखिए मीटर मतलब मेजर करने वाला। आगे चलते हैं, यहां पर आप देख पा रहे हो एक घोड़े हैं और घोड़े रथ को चला रहे हैं। तो अगर एक घोड़ा होगा तो रथ थोड़ा धीरे चलेगा, दो घोड़े होंगे तो रथ तेज भागेगा, तीन होंगे तो रथ और तेज भागेगा, चार होंगे तो और भागेगा। तो यहाँ पर जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ घोड़े बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे हमारे पास क्या हो रहा है, रथ की स्पीड बढ़ रही है। तो ऐसा ही कुछ होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में। जैसे जैसे घोड़े, यानी कि मान लीजिए वोल्टेज, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाऊंगा मतलब सेल के नंबर बढ़ाऊंगा, वैसे वैसे उसमें से करंट यानी कि आई क्या फ्लो होगा उतना ज्यादा। जितने घोड़े रथ उतना स्पीड भागेगा, जितने सेल पोटेंशियल उतना ज्यादा होगा, चार्ज उतनी तेज भागेगा तो करंट क्या बनेगा उतना ज्यादा। तो जितनी वोल्टेज यानी जितने घोड़े, करंट क्या बनेगा उतना ज्यादा, यानी कि रथ उतनी तेज भागेगा। तो आप रिलेट कर सकते हो, प्रोपोर्शनलिटी हटाएं तो यूनिट आएगी आई आर। आर आ गया हमारे पास यहां पर रेजिस्टेंस, जो होती है रुकावट किसके रास्ते में, करंट के रास्ते में। आगे चलते हैं, हमारे पास एक प्यारी सी यहाँ पर इमेज है जो आपको बता पा रही है कि कैसे यहाँ पर ओम्स लॉ में होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, वोल्टेज एफर्ट लगाती है करंट को आगे भेजने के लिए, लेकिन ऊपर बैठा हुआ है ओम जो उसको पकड़ के रख रहा है, रोक के रख रहा है, क्योंकि ओम है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम किस में मापते हैं, ओम में। तो याद रखिएगा वोल्टेज हमेशा चाहती है करंट को मूव करवाना, लेकिन रेजिस्टेंस रास्ते में आके उसको मूव होने से रोकती है। आगे चलते हैं, रेजिस्टेंस कुछ इस तरह की होती है जैसे ये आदमी के साथ हो रहा है कि बेचारा आ रहा था लेकिन उबड़ खाबड़ रोड होने के कारण इसकी स्पीड हो गई है कम। तो यही कुछ सिंबल होता है हमारे पास किसका, रेजिस्टेंस का। आगे चलते हैं, रेजिस्टेंस हमारे पास किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। तो मान लीजिए यहां पर लाइन लगी हुई है और इन्होंने जाना है ए पॉइंट से बी पॉइंट। तो अगर मैं इन सभी की अलग अलग लाइन करने की बजाय मैं क्या कर दूं, सभी की लाइन एक ही कर दूं, लाइन लंबी कर दूं, सभी को इकट्ठा कर दूं एक ही लाइन में, तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा यहां से यहां पहुंचने के लिए। तो जब लेंथ बढ़ी तो उनके रास्ते में रुकावटें बढ़ गई, क्योंकि और ज्यादा आदमी उनके रास्ते के बीच में आ गए जिनसे कोलिजन होने के चांसेस हैं। यही लाइन अगर आप देखें तो कितनी है हमारे पास, ये लगभग कितनी लाइंस है, 1 2 और 3 और 4। तो 4 की बजाय अगर मैं 8 लाइन कर दूं तो ये आदमी थोड़ा और आगे आ जाएगा और जल्दी यहां पर पहुंच पाएगा। तो आप देख पा रहे हो, अगर मैं लेंथ बढ़ा रहा हूं तो रुकावट बढ़ रही है,
लेंथ कम कर रहा हूं तो रुकावट कम हो रही है, एरिया बढ़ा रहा हूं तो रुकावट तब भी कम हो रही है। तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। आप खुद सोचो, अगर कंडक्टर ज्यादा लंबा होगा तो वहां पर इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां पहुंचने के लिए टाइम ज्यादा लगेगा, ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ज्यादा इसके रास्ते में आएंगे, कोलिजन ज्यादा होंगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन यही अगर मैं एरिया बढ़ा दूं तो वो हमारे पास क्या होगा, कोलिजन होने के चांसेस कम है। प्रोपोर्शनल दोनों को कंबाइन करें तो आर बन गया हमारे पास एल ओवर ए, प्रोपोर्शनलिटी हटाएं तो ये आ गया रो एल ओवर ए। रो होती है हमारे पास रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टेंस को हम किस में मापते हैं, याद रखिएगा, ओहम में। आगे चलते हैं, रेजिस्टिविटी क्या होती है। मान लीजिए मेरे पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ मैंने कितनी ली है, 1 सेंटीमीटर, एरिया लिया है मैंने 1 सेंटीमीटर का, तो इसके बीच में हमारे पास जो रेजिस्टेंस यानी रुकावट बनेगी इस कंडक्टर की, ऐसे कंडक्टर की जिसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसको क्या बोलते हैं हम, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी एक तरह की रेजिस्टेंस ही है, बट ऐसे कंडक्टर की जिसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है और एरिया है 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो R इज इक्वल्स टू रो एल ओवर ए, तो रो किसके बराबर आ गया, आर ए ओवर एल। तो एरिया को 1 कर दो, लेंथ को 1 कर दो, तो खुद ब खुद रेजिस्टिविटी बराबर आ जाएगी रेजिस्टेंस के। आगे चलते हैं, हमारे पास रेजिस्टेंस कनेक्शन आगे दो तरह के होते हैं, एक सीरीज में और एक होता है हमारे पास कैसे, पैरेलल में। अगर इनके ये जॉइंट को मैं कनेक्ट कर दूं और इनको अलग अलग कनेक्ट करूं बैटरी के साथ तो ये सीरीज है, और एक बार अगर मैं इकट्ठा इनको सेपरेट ज्वाइन करके सेपरेट कंबाइन करूं तो वो हमारे पास जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, पैरेलल। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, मान लीजिए मेरे पास 3 रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस है मेरे पास यहाँ पे, मेरे पास ना 3 रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर R1, एक रेजिस्टेंस है R2 और एक रेजिस्टेंस है R3। कुछ ऐसे करके ये आ गया R1, ये आ गया R2, ये आ गया R3। इन तीनों को अगर मैं ऐसे कंबाइन कर दूं बैटरी के साथ एक ही रास्ते में, तो जो हमारे पास कनेक्शन बनता है वो कनेक्शन बनता है सीरीज। और यही अगर इनको मैं अलग अलग कनेक्ट करूं सॉरी, यहाँ पर R1, यहाँ पर आ गया R2, यहाँ पर आ गया R3, तो जो हमारे पास कनेक्शन बनता है वो कनेक्शन बनता है पैरेलल। तो यहाँ पर देखिए करंट बट जाएगा, I1, I2, I3, तो यहाँ पर करंट डिवाइड हो रहा है, बट यहाँ पर अगर I करंट गया है तो इधर भी कितना पहुंचेगा, I। तो यहाँ पर हमारे पास ये सीरीज कनेक्शन है, ये कनेक्शन है पैरेलल। यहाँ पर हमारे पास करंट क्या है, सेम आ रहा है, और यहाँ पर करंट आ रहा है डिफरेंट। तो यहाँ पर अगर देखें तो वोल्टेज में चेंज है, तो वोल्टेज में जो चेंज आ रहा है वो किसके बराबर आ गया, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दे तो I इंटू आर विच इज इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 और प्लस IR3। तीनों के बीच में हमारे पास जो करंट क्या हो गया, आपस में कैंसल, तो नेट रेजिस्टेंस आ गई R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यही अगर हम किसके लिए निकाले, पैरेलल के लिए, तो उसमें आपने देखा करंट बट गया, तो करंट बटने के कारण हमारे पास करंट में चेंज आ रहा है, तो I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर दे तो V ओवर R विच इज इक्वल्स टू V ओवर R1 प्लस V ओवर R2 प्लस V ओवर R3। वोल्टेज तीनों में क्या होगी, कैंसल, तो यहाँ पर आ गया 1 ओवर R विच इज इक्वल्स टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। तो ये हमारे पास जो कनेक्शन होता है इसको बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। याद रखिएगा पैरेलल कनेक्शन में रेजिस्टेंस हो जाती है कम। आप खुद देख रहे हो यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है वो किस में आ रही है, अपॉन में आ रही है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन सीरीज में रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, ज्यादा। तो याद रखिएगा अगर रेजिस्टेंस बढ़ानी है तो सीरीज में कनेक्ट करो, कम करनी है तो किस में कनेक्ट करो, पैरेलल में। आगे चलते हैं, हमारे पास आगे आ गया हीटिंग इफेक्ट, जो इसके लास्ट टॉपिक में से एक है। हीटिंग इफेक्ट वो इफेक्ट होता है जो करंट के कारण आता है। याद रखिएगा कई इलेक्ट्रिक अप्लायंस आपने देखा होगा गर्म हो जाते हैं जब गर्मी देते हैं, वो क्यों, क्योंकि उनके बीच में रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। याद रखिएगा जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी कोलिजन उतने ज्यादा होंगे, हीटिंग होने के चांसेस उतने ज्यादा होते हैं। चाहे वो कपड़ों के लिए आयरन हो, रूम को हीट करने के लिए हीटर, चाहे पानी को गर्म करने के लिए इमर्जन रोड। आगे हम देख सकते हैं जो हीटिंग इफेक्ट है, याद रखिएगा जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी हीटिंग इफेक्ट क्या होता है उतना ज्यादा। तो हमारे पास जो पावर है उसका फॉर्मूला होता है वोल्टेज इनटू करंट। तो हीटिंग हमारे पास किसके बराबर होती है, हीटिंग हमारे पास यहाँ पर बराबर होती है पावर इनटू टाइम के लिए। अगर कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस ज्यादा टाइम तक काम करे तो हीटिंग करेगा, अगर कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस ज्यादा पावर कंज्यूम करे तो हीटिंग करेगा। तो ये दोनों कंपोनेंट्स हीटिंग देते हैं। अगर मैं पावर की यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूं तो वो आ गई V इंटू आई इंटू टी, तो फॉर्मूला बन गया हीटिंग का VIT। तो यहाँ पर अगर मैं ओम्स लॉ का फॉर्मूला पुट कर दूं I इंटू आर, तो ये आ गया I इंटू आर मल्टीप्लाई I इंटू टी, तो ये बन गया हमारे पास I स्क्वायर RT। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है 3 मेजर फैक्टर है यहाँ पर हीट डिपेंड करती है, करंट, रेजिस्टेंस और टाइम।
आगे चलते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है भाई, लाइट यानी बल्ब ग्लो करने के लिए यूज होता है, आयरन कपड़ों को हमारे पास प्रेस करने के लिए, रूम को हीट करने के लिए, हमारे पास पानी को गर्म करने के लिए, तो ये अलग अलग यूजेस है हीटिंग इफेक्ट के। आगे हमारे पास जो लास्ट इसका पार्ट है वो आ गया इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर का मतलब होता है किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस की एबिलिटी कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा करंट को फ्लो करवाने की। अगर वो ज्यादा से ज्यादा करंट अपने में से फ्लो करवा गया है तो इसका मतलब है उसकी इलेक्ट्रिक पावर ज्यादा है। जैसे मैं अगर बोलूं कि किसी बल्ब की इलेक्ट्रिक पावर ज्यादा है या किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस की इलेक्ट्रिक पावर ज्यादा है, उसका मतलब है कि उसके पास ज्यादा एबिलिटी है अपने में से करंट को पास करवाने की। क्यों? तभी उसकी इलेक्ट्रिक पावर ज्यादा है। तो बेसिकली ये लाइट बल्ब है, तो अगर ज्यादा से ज्यादा यहां पर करंट पास हो रहा है कम से कम समय में, तो इसकी इलेक्ट्रिक पावर क्या है? ज्यादा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? वोल्टेज इंटू करंट। तो पावर को हम मापते हैं किसमें? वोट में। वोल्टेज को हम मापते हैं किसमें? वोल्टेज को हम मापते हैं वोल्ट में, और करंट को मापते हैं हम एम्पेयर में। तो क्वेश्चन आता है 1 वोल्ट के बारे में। तो 1 वोल्ट हमारे पास क्या होगा तब जब हमारे पास 1 एम्पेयर का करंट हमने फ्लो करवाना हो, कितनी वोल्टेज लगा के? 1 वोल्ट लगा के, तब की जो हमारे पास पावर होगी वो 1 वोल्ट होगी। तो 1 एम्पेयर करंट को आपने कराना है मूव, कितनी वोल्टेज लगाई है? 1 वोल्टेज, तब जो पावर कंज्यूम हुई वो 1 वोल्ट के बराबर है। आगे जो क्वेश्चन आता है हमारे, तो अगला पार्ट है हमारे पास कमर्शियल यूनिट, जिसको हम लिखते हैं kWh किलोवाट आर, और इसी की फॉर्म में आपका बिजली का बिल आता है। जैसे आप बोलते हो कि हमारा बिजली का बिल इतनी यूनिट आया है, तो याद रखिएगा 1 किलोवाट हार हमारे पास कमर्शियल यूनिट होती है। अब 1 किलोवाट हार जाके नाम से पता चल रहा है आपको, 3 वर्ड से, किलो मतलब 1000, वॉट मतलब पावर की यूनिट, और हमारे पास आर मतलब टाइम। तो नॉर्मल सी बात है, जब 1 घंटे के लिए कितनी पावर कंज्यूम हो? 1000 वॉट, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? 1 किलोवाट आर। एक सिंपल सी बात समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास इलेक्ट्रिक अप्लायंस है ई, ये कितने घंटे के लिए चला? 1 आर 1 घंटे के लिए चला, और इसने जो पावर कंज्यूम की वो कितनी की? 1000 वॉट। तब हमारे पास जो इसकी यूनिट बनेगी वो बनेगी किलोवाट हार। तो नॉर्मली जितने भी हमारे घर के अप्लायंस है उसकी पावर हम किस में मापते हैं? kWh में, किलोवाट आर में। एक और नया चैप्टर जल्द आपके लिए हम लेके आ रहे हैं, तब तक आप स्कैन करके पहुंच जाए हमारे टेलीग्राम हैंडल के ऊपर और उसको फॉलो करें। हमारा व्हाट्सएप चैनल है ब्रेन गेन बाय अनअकैडमी के नाम से, उसको फॉलो कर लें। जल्द ही आपके लिए एक और नया चैप्टर हम लेके आ रहे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और चैप्टर की क्विक रिवीजन के साथ।